तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पेज फॉर लिविंग, जिसके राइटर हैं आर.सी. हचिंसन साहब। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि हमारे जो लेखक हैं वो बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो दुनिया में मशीनें आई हुई है इतनी जो बहुत तेज़ी से काम करती है, जो गाड़ियां हैं बहुत तेज़ी से चलती हैं, और इसके कारण जो है इंसानों को भी तेज़ी से काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इंसानों को भी कंप्यूटर के गति से अपने दिमाग को चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इंसानों को भी वो सभी रफ्तार को पाना पड़ता है जो रफ्तार जो है उसके लिए संभव नहीं है, यानी कि असाधारण कामों के लिए उसे मजबूर किया जाता है। तो उसी चीज़ को समझाते हुए हमारे जो लेखक हैं आर.सी. हचिंसन साहब, वो एक ऐसे लिखते हैं। ऐसे मतलब लेख। वो एक लेख लिखते हैं और इस लेख के ज़रिए वो समझाते हैं। इस लेख में वो दो कहानियों का वर्णन करते हैं। पहली कहानी जब वो डबलिन में थे। डबलिन आयरलैंड का एक शहर है। जब वो डबलिन नाम के शहर में एक नुक्कड़ नाटक देख रहे थे। और दूसरी कहानी वो बताते हैं जब वो एक बार अपनी पत्नी के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए थे। तो इन दोनों के माध्यम से हमारे लेखक बताते हैं कि किस तरह से जीवन का रफ्तार इतना तेज हो गया है, गाड़ियों का रफ्तार इतना तेज हो गया है। उस हिसाब से इंसान की गति अगर नहीं बढ़ती है उसके दिमाग की काम करने की, तो दुनिया उसे नकार देती है, उसे रोजी रोटी तक नहीं मिल पाती है। तो कहानी पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं, एक एक लाइन समझते हैं। आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो। मैंने हाल ही में डबलिन में एक नाटक देखा। इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉन मर्चेंट, जिसमें कि मुख्य पात्र एक उम्र दराज मक्का का व्यापारी था। मक्का या फिर तुम अनाज का भी कह सकते हो। इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, एक आयरलैंड के छोटे से दूर दराज के गांव में। ठीक है, तो पहला इस लाइन का मतलब हुआ कि कि हमारे लेखक जो है वो डबलिन में एक नाटक देखने गए थे जहाँ पे जो मुख्य पात्र है वो एक उम्र दराज मक्का के व्यापारी था जो कि एक छोटे से दूर दराज के आयरलैंड के गांव में रहता था। आगे क्या लिखा है? ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज। वो कई चिंताओं से घिरा हुआ रहता था। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज। ही मतलब वो मक्का व्यापारी। वो मक्का व्यापारी जो है अपने जीवन में कई चिंताओं से घिरा रहता था। हिज हार्ट वॉज डिकी। डिकी का मतलब कमज़ोर। उसका दिल कमज़ोर था। वो मक्का व्यापारी कमज़ोर दिल का था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कई चिंताएं थी। जिसके जीवन में चिंता होती है वो दिल का कमज़ोर हो जाता है। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। उसका अपना खुद का भतीजा जो है उसे धोखा दे रहा था। जैसे कि आप लोग जानते हो कि व्यापार में अपना भी सगा नहीं होता, व्यापार में अपना आदमी भी धोखा दे देता है। ये तो फिर भी एक अनाज का व्यापारी है। तो इसका भतीजा या भगना, नेफ्यू, भतीजा और भगना दोनों के लिए जो है एक ही शब्द इंग्लिश में होता है, नेफ्यू। तो वो तो लिखा नहीं कि भतीजा या भगना, तो एक तरह से आप कुछ भी कह सकते हो। तो भतीजा जो है उसको धोखा दे रहा था। His wife had a fantastic notion of spending 10 pounds on a holiday. यानी कि उसकी पत्नी को छुट्टी के दिनों में लगभग 1 लाख रुपए खर्चा करने की आदत थी। क्या क्या समस्याएं थी? पहले लिखा था है कि ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटी। वो कई चिंताओं से घिरा हुआ आदमी था। क्या क्या चिंता थी? पहली चिंता थी कि हिज हार्ट वॉज डिकी। उसका दिल कमज़ोर था, उसके दिल में बीमारी थी। दूसरा चिंता क्या था कि उसका जो भतीजा है वो उससे धोखाधड़ी कर रहा था। तीसरा चिंता क्या था कि उसकी बीवी बहुत ही खर्चीली थी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। अब हमारे लेखक कहते हैं कि कुल मिला के उस मक्का व्यापारी के लिए जो जीवन की रफ्तार है वो बहुत तेज हो गई थी। अब इससे हमारे लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहना चाह रहे हैं कि दुनिया इस कदर आगे बढ़ रही है तेज़ी से, लोग जो है लालची होते जा रहे हैं।
लोग खर्चीले होते जा रहे हैं, लोग बेलगाम होते जा रहे हैं, लोग अब भरोसेमंद नहीं रहे और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो यही लिख रहा है कि ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और निराशा के क्षणों में ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम हिज हार्ट, वो अपने दिल से अपने अंतर मन से बहुत ही ज़ोर से आवाज़ निकाल के चीखता है। क्या चीखता है? हमारा मक्का व्यापारी कहता है, दे टेल मी देयर एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज 1000 miles an hour, नाउ दैट्स टू फास्ट। वो लोग मुझे कहते हैं कि अब एक ऐसा एरोप्लेन आ गया है जो 1000 मील प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे हमारा मक्का के व्यापारी बात कर रहा है एक एरोप्लेन की रफ्तार के बारे में। मक्का के व्यापारी की क्या समस्या थी कि उसका भगना उसको धोखा दे रहा है, पत्नी खर्चीली है और उसका दिल कमज़ोर है। लेकिन बात यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एरोप्लेन की गति के बारे में। क्यों? क्योंकि उसके जीवन की गति भी तेज़ हो रही है, तो वो अपने जीवन की गति का जो तुलना है वो हवाई जहाज़ की गति से कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। मेरे लिए वो उस नाटक का सबसे अद्भुत लाइन था, अद्भुत हिस्सा था। द मैन्स कंप्लेन वॉज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। और उस आदमी का जो कंप्लेन है, शिकायत है एरोप्लेन के बारे में, वो उसके खुद के जो हालात है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, यानी कि हास्यप्रद होने के अलावा, इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलुस्ट्रेशन ऑफ द वे आयरिश गेट एट सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। तो इसका मतलब हुआ कि हास्यप्रद होने के अलावा ये मेरे दिमाग में एक बिल्कुल उचित उदाहरण की तरह बैठ गया। किस चीज़ के उदाहरण के बारे में बात हो रही है कि आयरलैंड के लोग जीवन की गहरी सच्चाइयों के बारे में किस तरह से लोगों को बताते हैं और किस विचित्र तरीके से बताते हैं। मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस, विचित्र तरीका क्या था? उस इंसान की समस्याएं कुछ और थी, मगर उन समस्याओं को एरोप्लेन की रफ्तार से जोड़कर दिखाया गया। जो तरीका बड़ा ही विचित्र है, लेकिन उस तरीके में गहराई है। वो एक सटल ट्रुथ है, गहरा सच है जो ऊपर ऊपर से नहीं दिखता, लेकिन तुम्हें गहराई में जाकर देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने इसका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन लिख के रखा है ताकि तुम बच्चों लोग एक बार आराम से बैठ के पढ़ो। एक बार तुम लोग के लिए रीडिंग मैं दे देता हूँ, उसके बाद तुम लोग एक बार पॉज करके इसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इस हिस्सा को नहीं समझे तो आगे जो है पूरा चैप्टर जो है तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। इसी हिस्सा से सबसे ज़्यादा सवाल और सबसे ज़्यादा मार्क्स के सवाल आते हैं, तो एक बार इसको आराम से पढ़ना। इसमें लिखा है, मैंने कुछ समय पहले डबलिन में एक नाटक देखा जिसमें मुख्य पात्र आयरलैंड के एक छोटे से गांव का एक बुजुर्ग अनाज व्यापारी था। वह कई चिंताओं से घिरा था, उसका दिल कमज़ोर था, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था और उसकी पत्नी को छुट्टियों पर करीब 1 लाख रुपया खर्च करने का अजीबोगरीब आदत था। कुल मिलाकर जीवन की रफ्तार उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रही थी और निराशा के एक पल में उसके दिल से एक चीख निकली। वो मुझे बताते हैं कि अब एक ऐसा हवाई जहाज आ गया है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अब यह तो बहुत ही तेज है। मेरे लिए यह नाटक की सबसे अद्भुत लाइन थी। उस आदमी की शिकायत उसकी अपनी स्थिति से पूरी तरह बेमतलब थी और हास्यास्पद होने के साथ साथ यह मुझे इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण लगा कि कैसे आयरिश लोग सबसे विचित्र तरीकों से गहरे सच तक पहुंचते हैं। आप समझ गए होंगे कि उस बूढ़े मूर्ख का क्या मतलब था। ठीक है, अब आगे हम लोग चैप्टर में बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है, आगे लेखक जो है अपना विचार बताते हैं
वो जो आयरलैंड में नाटक देखना था वो वाला प्रसंग खत्म हो गया है। अब जो है लेखक अपने खुद के विचार बता रहे हैं। लेखक अपने विचार में बताते हैं, नॉट डेट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मुझे तेज रफ्तार से कोई दिक्कत है। आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर। मुझे तेज चलती कार में जाने में मज़ा आता है। 90 मील प्रति घंटा तेज़ रफ्तार है, तो मुझे 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार में बैठकर कार में जाने में मज़ा आता है। सो लॉन्ग एज मतलब कि जब तक कि आई एम ड्राइविंग, मैं चला रहा हूँ। एंड सो एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और जब तक कि यह मेरी गाड़ी नहीं है। यानी कि मुझे गाड़ी तेज चलाने में मज़ा आता है, लेकिन उसके लिए दो शर्तें हैं। पहले कि वो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, और दूसरा कि वो गाड़ी मेरी ना हो, ताकि ठोका गया तो फिर मुझे दिक्कत ना हो। किसी और की गाड़ी है तो वो अपना समझेगा। आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू एट बैटरसी। अब देखिए, इससे पहले कि मैं इस लाइन का मतलब समझाऊं, आप समझ लीजिए बैटरसी का मतलब क्या होता है। बैटरसी जो है लंदन का एक रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाका नहीं, रिहायशी इलाका नहीं है, एक शाही इलाका है, जहाँ पर जो है बड़े बड़े राजशाही घराना के लोग रहते हैं। वहाँ की रानी, वहाँ के राजा, वहाँ के राजकुमार जो लंदन में रहते हैं, उनका जो रहने का जगह है उसको बैटरसी कहते हैं। आप जिस तरह समझ लीजिए कि पटना के गांधी मैदान का एरिया, जहाँ पे लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, इन सबका जो बंगला है वो इसी के आसपास में है। तो अपना पटना का गांधी मैदान की तरह का आप मान सकते हैं बैटरसी को, लंदन का। तो इसमें लिख रहा है कि मैं सराहना करता हूँ ऐसी मशीनों को जो आपको बैटरसी में पटक दे मतलब कि आप झट से बैटरसी चले जाएं, आप कहीं भी हो। कार का तो यही मतलब होता है कि आप जब मन चाहे जहाँ मन चाहे तुरंत पहुँच जाए। पहले तो आदमी पैदल या फिर घोड़ा से चलता था, लेकिन जब जैसे ही मोटर कार आया तो आदमी तो उसके चलने का रफ्तार तो तुरंत से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया ना। तो उस समय के लोगों के लिए आप समझिए कि ये एक तरह से एक अद्भुत दृश्य ही था। उनको तो ऐसा ही लगता था कि हम झट से इधर झट से उधर हो रहे हैं। हम लोग के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही गाड़ियों में चल रहे हैं, लेकिन उन लोग के लिए तो नई बात है। तो वही हमारे लेखक कह रहे कि मैं ऐसी मशीनों की सराहना करता हूँ जो आपको इधर उधर तेजी से लेकर चल जाते हैं। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, यानी कि रात का खाना लंदन में और फिर दोपहर का खाना अगले दिन न्यूयॉर्क में। अब आपको मैं बताता हूँ कि लंदन और न्यूयॉर्क कहाँ है। आप ये जो देख रहे हैं, मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ये जो लाइन है यहाँ पे है अटलांटिक सी। ये अटलांटिक सी है, नॉर्दर्न अटलांटिक सी, इसी में टाइटैनिक डूबा था। यहाँ पे है लंदन और यहाँ पे है न्यूयॉर्क। एक पूरा का पूरा सागर जो है दोनों के बीच में आता है, एक पूरा का पूरा बड़ा सा महासागर आता है। तो इतनी बड़ी दूरी जो है पहले पार करने में हफ्तों महीनों लग जाते थे पानी के जहाज़ों से, लेकिन अब जब एरोप्लेन आ गया है तो ये दूरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 घंटे में पूरी की जा सकती है। तो यही लिख रहा है कि अगर आप रात का खाना लंदन में खा सकते हैं और फिर अगले दिन सुबह का खाना न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में खा सकते हैं। सीम्स टू मी द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, और ये जो अनुभव है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा संतोषजनक है। अब आगे हमारे लेखक विचार बताते हैं, आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल। मैं यह मानता हूँ कि ये यात्रा के असली सुखों से हमें वंचित कर देता है। अब यात्रा के असली सुख क्या है? आप कभी घोड़ा गाड़ी या फिर मान लीजिए आप ट्रेन से ही चल रहे हैं, तो आप खिड़की से बाहर देखते हैं, खेत खलिहान होते हैं, नदियाँ, पहाड़, झरने, जानवर, बकरियाँ, बच्चे, स्कूल,
और आपको बहुत कुछ दिखता है। वो यात्रा का एक अलग ही अच्छा अनुभव होता है। लेकिन यदि आप एक बार हवाई जहाज़ पे बैठते हैं, तो हवाई जहाज़ पे आप एक बार बैठ गए तो पहले तो आपको रनवे दिखेगा एयरपोर्ट का, उड़ने लगिएगा तो आपको शहर दिखेगा, और 10-15 मिनट तक शहर दिखेगा, उसके बाद बादल के ऊपर आप चल जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। और उसके बाद आप सीधे जब नीचे उतरने लगेंगे तब आपको शहर दिखेगा, फिर आपको एयरपोर्ट दिखेगा। तो इससे आपका जो यात्रा का अनुभव है उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो वही हमारे लेखक कहते हैं कि मैं यह मानता हूँ कि इससे जो यात्रा के सभी असली सुख है उससे हम वंचित रह जाते हैं। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस। कंट्री बस मतलब होता है गांव का बस। गांव का बस जैसे आप जानते होंगे कि पटना से जो है अलग अलग जगह के लिए बस चलते हैं। पटना से समस्तीपुर, पटना से मुजफ्फरपुर, पटना से काठमांडू, पटना से नालंदा, पटना से गया, पटना से नवादा। तो इसको वो एक तरह से कंट्री बस उसको कहते हैं, क्योंकि वो जो है बड़े शहर को छोटे शहरों से जोड़ता है, उसी को कंट्री बस कहते हैं। इन सॉमरसेट, सॉमरसेट जो है वो इंग्लैंड का एक ज़िला है। ज़िला जैसे यहाँ पे हम लोग ज़िला कहते हैं ना, वहाँ पे ज़िला का एक अलग मतलब होता है। ज़िला मतलब एक बड़ा सा एरिया। यहाँ के 3-4 ज़िलों के बराबर वहाँ का एक ज़िला होता है। एक तरह से आप समझिए कि एक साम्राज्य था वो। तो खैर उतना डिटेल में आप नहीं जाइए। एक तरह से समझिए कि सॉमरसेट एक ऐसा ज़िला है इंग्लैंड का जो कि बहुत ही हरा भरा है। तो वो कह रहा है कि आप उस हरे भरे जगह से एक गांव के बस में बैठकर यात्रा करते हैं और बाहर देखते हैं, उससे एक अलग ही आनंद मिलता है। सॉमरसेट या स्पेन या बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। पर इससे आपको जो है ऊपर ऊपर से ही मनोरंजन की भावना मिलेगी। असली मनोरंजन तो आपको उस तेज़ गाड़ी में मिलेगा जो 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट। ये एक इस तरह की उत्साह मनोरंजन था, यानी कि इस तरह का चीज़ था जिसके बिना हमारे पूर्वज को रहना पड़ा। ऐसा चीज़ तो हमारे पूर्वजों के पास था ही नहीं। मोटर गाड़ी का आविष्कार और चलन में कब आया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही ना आया। तो प्रथम विश्व युद्ध आज से कितना साल पहले हुआ था? लगभग 110 साल पहले हुआ। तो एक तरह से समझिए कि ये जो भी मोटर गाड़ी है वो 110 साल पहले ही आया है। और हमारे लेखक जब लिख रहे थे ये लगभग 1940 या 50 के आसपास का लिखा हुआ है। लेख पता नहीं है मुझे, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो उस समय से तो मात्र ये चीज़ें शुरू हुई थी मात्र 30-40 सालों पहले। तो लेखक के लिए तो ये एक नया चीज़ ही था। तो उसके जो पूर्वज है, यानी कि उनके जो माँ बाप, जैसे हम लोग के पूर्वज, हम लोग के माँ बाप जो है उनको बचपन में कंप्यूटर देखने को नहीं मिला। हमारे जो हमें जो है बचपन में मोबाइल देखने को नहीं मिला और हमारे बच्चों को बचपन में मोबाइल देखने को मिला। उसी तरह जो हमारे लेखक हैं उनके माता पिता भी बचपन में गाड़ी नहीं देखे और हमारे लेखक गाड़ी देखते हुए बड़े हुए। तो वो कह रहे हैं कि उनके माता पिता या फिर उनके जो भी पूर्वज रहे हैं उनको इस तरह का जो है आनंद जो है नहीं मिल पाया। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। और हमें भी इस चीज़ को एक उपहार के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। किस चीज़ को? इस तरह के यंत्रों को, इस तरह के वाहनों को जो तेज़ी से चलती है। ये एक तरह से उपहार ही था उन लोगों के लिए ना, कि आप जो है जिस दूरी को महीनों में आप पार कर पाते थे, उस दूरी को आप हवाई जहाज़ के माध्यम से 12 घंटे में पार कर पा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से वरदान ही है, एक तरह से उपहार ही है। तो इसीलिए ग्रेटफुली शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि एक आप उपहार इसको मान रहे हैं। आगे हमारे लेखक अपना अलग और विचार देते हैं कि नो वेयर द स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर ऑफ mental activity of our times tend as they naturally do to follow the pace of machines.
तो हमारे लेखक इससे पिछले वाले जितने भी सेक्शन थे उसमें बता रहे थे कि उनको स्पीड बहुत पसंद है, तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाना, सुबह रात को लंदन में खाना खाना, फिर अगले दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में खाना खाना, स्पेन और सॉमरसेट में बसों में घूमना, लंदन लंदन में राजशाही इलाकों से गुज़रना तेज़ी से। तो इस तरह की चीज़ें जो रफ्तार में होती थी वो हमारे लेखक को पसंद थी। लेकिन आगे लिखती है नो, अब ये बता रहे कि उन्हें ये रफ्तार कहाँ पर नहीं पसंद आती है। अब हमारे लेखक आगे कहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मेंटल एक्टिविटीज़, यानी कि रफ्तार उन्हें वहाँ पर पसंद नहीं है जब बात दिमाग पर आती है, जब आप मनुष्य को उसकी नेचुरल टेंडेंसी, यानी कि नेचुरल टेंडेंसी है उससे तेज काम करने के लिए मजबूर कर रहे हों, आप उससे ज़्यादा उसको ज़्यादा खटवा रहे हों, उस समय मुझे इस गति से समस्या है। आप जो है जिस समय लोगों को मशीनों की रफ्तार, थ्री इडियट्स फिल्म आप देखते हैं, थ्री इडियट्स फिल्म में हमारे रणछोड़ दास जी का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि ये इंजीनियर्स नहीं, ये मशीन बनेंगे। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको उसी तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि आप रट्टे लगाइए, आप तेज़ी तेज़ी से अपना सिलेबस कवर करिए। तो वो रफ्तार आपका आर्टिफिशियली जब दिमाग का बढ़ता है तो आपका दिमाग कुछ सीखता नहीं है। तो वही हमारे लेखक कह रहे हैं कि जब आप लोगों के दिमाग को इतना मजबूर कर दे कि वो उस रफ्तार से काम करे जिस रफ्तार से मशीनें काम कर रही है, तो ये चीज़ मुझे असहज लगती है। अब लेखक आगे कहते हैं आई स्पीक विथ प्रीजुडिस। प्रीजुडिस मतलब होता है पूर्वाग्रह। जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो लोगों को बिहारियों के बारे में प्रीजुडिस है कि वो दिन भर गुटखा खाते हैं, वो सिर्फ लिट्टी चोखा ही खाते हैं। तो ये बिहारियों के बारे में एक प्रीजुडिस है कि वो सिर्फ लिट्टी चोखा ही खाते हैं, वो सिर्फ भोजपुरी ही बोलते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है। तो इसी को कहते हैं प्रेजुडिस, यानी कि पूर्वाग्रह, कि आधा अधूरा ज्ञान है और उसी के आधार पर आप जो है कुछ अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो हमारे लेखक कहते हैं आई स्पीक विथ प्रीजुडिस, यानी कि मैं एक पूर्वाग्रह के साथ बोल रहा हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। अब यहाँ पे पूर्वाग्रह क्या है हमारे लेखक का, वो इस बात की ओर संकेत कर रहे होंगे कि मुझे शायद इन मशीनों के बारे में नहीं पता, शायद मुझे नहीं पता कि इंसानी दिमाग जो है किस तरह से इन चीज़ों के साथ घुल मिल सकता है या नहीं। इसीलिए मैं एक पूर्वाग्रह के साथ हूँ कि इंसानी दिमाग इन चीज़ों के काबिल नहीं है कि वो इतना तेज़ काम कर सके। इस पूर्वाग्रह के साथ हमारे लेखक अपने विचार आगे व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसे समुदाय से हूँ, मैं ऐसे गांव से हूँ, मैं ऐसे कबीले से हूँ, मैं ऐसे लोगों में से हूँ जो बहुत ही धीमा सोचते हैं, जिनका दिमाग तेज नहीं चलता है, जो दिमाग से तेज नहीं है। दोज हु आर कर्स्ड विथ लेस स्पिरिट दे लेस कैरियत, जिनका दिमाग जो है कर्स्ड मतलब होता है श्रापित। पहले के समय में आप महाभारत देखते होंगे तो महाभारत में ऋषियों ने श्राप दिया था, श्रीखंडी ने भीष्म को श्राप दिया था और गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था और कई श्राप थे। जैसे कि आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो जो बक्सर में, शायद ऋषि का नाम मैं भूल रहा हूँ, पर वो अपनी पत्नी अहिल्या और चंद्रदेव को जो है श्राप देते हैं। उसी तरह बहुत आगे भी चलते हैं कि हनुमान जी को भी श्राप मिलता है। तो ये श्राप है, कर्स मतलब होता है श्राप। अब क्या चीज़ का श्राप है, ले स्पिरिट दे लेस कैरियत। ले स्पिरिट दे लेस कैरियत मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा कंडीशन है, ये एक ऐसा चीज़ है कि मान लीजिए कि आप किसी के साथ बहस में हैं। अब आप उस बहस में हैं तो उसके साथ जब आप बहस कर रहे हैं तो बहस ख़त्म होने के बाद आपको ऐसा जवाब दिमाग में याद आता है जो आप उस बहस के समय
बोल देते और सामने वाला को आप बहस में हरा देते, ठीक है, लेकिन उसी समय बहस के समय आपको वो जवाब दिमाग में नहीं आता है। तो इस कंडीशन को ले स्पिरिट दे लेस्कैरियत कहते हैं। क्या कहते हैं? ले स्पिरिट दे लेस्कैरियत। ये एक फ्रेंच भाषा का फ्रेज है, ये इंग्लिश भाषा का नहीं है। इसीलिए अगर थोड़ा जो है जीव थोड़ा हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कह रहा है कि हम जो है, हमारा दिमाग तेज नहीं चलता है और हमें सही समय पे हमारे दिमाग में जवाब नहीं आता है, ये हमारी बीमारी है। अब ये आगे अपना ओपिनियन, अपना विचार रख रहे हैं। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। देखिए अगले ही लाइन में हमारे लेखक जो है ले स्पिरिट दे लेस्कैरियत का डेफिनेशन दे देते हैं। रिपार्टी का मतलब क्या होता है? रिपार्टी का मतलब होता है जवाब। जवाब, और ऐसा जवाब जिससे सामने वाला एकदम स्तब्ध हो जाए और चुप हो जाए। तो इस तरह का जवाब आप कब देते हैं? जब आप किसी के साथ बहस हो रहा हो। डिवास्टेटिंग मतलब तबाह करने वाला, तो डिवास्टेटिंग रिपार्टी मतलब तबाह करने वाला जवाब। यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों में से हूँ जिनके दिमाग में ऐसा जवाब तो आता है कि वो सामने वाले को तबाह कर दे, लेकिन वो 4 घंटा बाद आता है जब पार्टी ख़त्म हो जाता है। पार्टी इन द सेंस बहस हो गया, ठीक है। अब आगे हमारे लेखक बोलते हैं, आई एम द वन हु आर गारंटीड टू गेट लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। हमारे लेखक कहते हैं कि वो इस बात के लिए गारंटेड है, निश्चित है कि अगर उनके ऊपर आईक्यू टेस्ट होगा, आईक्यू टेस्ट मतलब दिमाग का वो नापा जाता है कि कौन किसका दिमाग कितना तेज है। तो अगर मेरे ऊपर अगर कोई आईक्यू टेस्ट होगा, दिमाग का टेस्ट होगा, तो मुझे सबसे कम मार्क्स आएगा। दुनिया में जितना भी आदमी वो आईक्यू टेस्ट दिया उस सबसे कम मेरा ही नंबर आएगा। क्यों? तो क्यों आगे लिखते हैं, बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वन आई हैव केम अक्रॉस। यानी कि क्योंकि वो जो सभी टेस्ट मतलब परीक्षा होती है, और ऑल द वन आई हैव केम अक्रॉस, या फिर जितने भी परीक्षाएं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जिनके बारे में मैं जानता हूँ। कौन जानते हैं? लेखक। यानी कि ऐसी परीक्षाएं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जो कि बुद्धि जो कि आईक्यू नापती है, वो सभी जो है सीम्स टू बी डिज़ाइन टू मेज़र द स्पीड ऑफ योर माइंड। वो सभी जो है आपके दिमाग की रफ्तार को नापती है, मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी और चीज़ के अलावा। यानी कि जो भी टेस्ट बना होता है आईक्यू का, वो सब आपके दिमाग की रफ्तार को नापती है, किसी और चीज़ को नहीं। इसीलिए हमारे जो लेखक है उनको सबसे कम मार्क्स आएगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले लाइन में कह दिए थे कि वो एक ऐसे समुदाय से है जिनका दिमाग तेज नहीं है, स्लो थिंकर्स के ट्राइब से हैं। तो वो बता रहे कि इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बुद्धिमत्ता का जो स्तर है उसका अगर जांच होगा तो वो सबसे नीचे आएंगे। अब आगे हमारे लेखक लिखते हैं, ऑब्वियसली, बिल्कुल, वी स्लो थिंकर्स, हम जो धीमा दिमाग वाले हैं, आर टेरिबली हैंडकेप्ड, बहुत ही ख़राब तरीके से अपाहिज है, इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, रोजी रोटी कमाने के मामले में। वो कह रहे हैं कि रोजी रोटी कमाने के मामले में जिनका दिमाग क्या कहते हैं, जिनका भी जो भी मंद बुद्धि है, जिनका दिमाग धीमा चलता है, उनको रोजी रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती है। अब इसका मैं एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दूंगा। आप देखिएगा, कोई भी नौकरी का परीक्षा हो, उसमें क्या आपसे पूछा जाता है? सवा घंटा एक रहेगा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में 100 सवाल रहेगा। 100 सवालों में से जो भी 70-80 सवाल बनाता है उसको नौकरी मिल गया। तो आप कितना जल्दी जल्दी सवालों का जवाब दे रहे हैं, उस आधार पर नौकरी मिल रहा है। तो जिसका दिमाग तेज काम कर रहा है उसको नौकरी मिल रहा है।
और जिसका दिमाग उतना तेज़ काम नहीं कर पा रहा है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से क्या पता चलता है कि जिसका दिमाग तेज़ काम नहीं कर रहा है उसको रोजी रोटी तक मिलना मुश्किल है। अब यही चीज़ आप बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आपका अगर दिमाग तेज नहीं रहेगा तो आपको कोई भी चला लेगा। सरकारी अफसर हो, गल्ला वाला हो, या फिर पुलिस वाला हो, कोई भी आपको चला देगा। तो यही कह रहे हैं कि आप जब आपका दिमाग धीमा हो तो आपको कोई भी चला देगा, आप जो है खुद का रोजी रोटी भी जुगाड़ नहीं कर पाइएगा। बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ is not so much the practical use of one's mind as it's for use of enjoyment। अब हमारे लेखक लिखते हैं कि इतना बात जो है हम लोग अपने दिमाग का प्रैक्टिकल यूज़ मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल आता है, चाहे वो कमाने में हो या फिर कुछ बनाने में हो, कुछ बेचने में हो, कुछ खरीदने में हो, उस तरह का जो प्रैक्टिकल यूज़ है जो रोज़मर्रा के कामों में जो इस्तेमाल में आता है उसके बारे में हम चर्चा कर लिए हैं। और उसके बारे में मैं तो आपको बता चुका हूँ, पर मैं अब उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में भी सोच रहा हूँ। किस चीज़ के बारे में? यूज़ इट फॉर इन्जॉयमेंट, यानी कि मनोरंजन के बारे में। हमारे लेखक कहते हैं कि दिमाग जो है हमारा वो दो कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पहला तो प्रैक्टिकल यूज़ और दूसरा इंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन। प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में तो वो चर्चा कर लिए कि जिनका दिमाग धीमा है उनको कमाई नहीं हो पाएगा। अब ये इस बारे में चर्चा करेंगे कि जिनका दिमाग धीमा है क्या वो आदमी मनोरंजन कर पाएगा या नहीं। अब आप सोचिएगा क्या बात बोल रहे हैं सर, जिसका दिमाग कम है वो कैसे नहीं मनोरंजन कर पाएगा? वो भी तो फिल्म देख ही सकता है, वो भी तो गाना सुन ही सकता है, वो भी तो क्रिकेट खेल ही सकता है। तो इसी बात को जो है हमारे लेखक आगे बताते हैं कि भले ही आप सोच रहे हो कि जो कम दिमाग है वो मनोरंजन कर सकता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको मनोरंजन करने के लिए भी आजकल दिमाग की ज़रूरत है। आगे कैसे है तो वो एक प्रसंग के बारे में बताते हैं कि जब वो अपनी बीवी के साथ एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए थे। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा प्रसंग है और गहरा मतलब इसमें छुपा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा तो आप अपने जीवन में भी इसको अच्छे से लागू कर सकते हैं। आगे लिखते हैं हमारे लेखक, एज एन एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के तौर पे। अब क्या वो उदाहरण दे रहे हैं? व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब भी मैं सिनेमा हॉल जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, मैं खुद को एक आशाहीन कोहरे में घिरा हुआ पाता हूँ। आशाहीन कोहरा, आपको इसका मतलब मैं समझाता हूँ। कोहरा मतलब क्या हुआ? ठंडी का मौसम अभी बीता है तो कुहासा होता होगा, ज़्यादा दूर का दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप इस कुहासा को अपने दिमाग के कॉन्टेक्स्ट में सोचिएगा तो मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई समस्या आए, भगवान करे कि कभी ना आए, लेकिन जब आपके जीवन में समस्या आती है तो दो तरह की जो है सिचुएशंस होती है। पहला कि आपको समस्या का समाधान दिख रहा है कि आप ये करेंगे तो ये समस्या टल जाएगा, और दूसरा सिचुएशन होता है, दूसरा परिस्थिति होता है कि जब आपको कोई समाधान दिख ही नहीं रहा है कि इसका हम क्या करें। तो ये जो दूसरा स्थिति है, परिस्थिति है, इसको हम लोग कहते हैं होपलेस फॉग, यानी कि कोई आशा नहीं है और दिमाग में धुंध पड़ा है, यानी कि दिमाग कुछ चल नहीं रहा है कि अब आगे क्या करें। तो हमारे लेखक बताते हैं कि जब भी वो सिनेमा हॉल जाते हैं तो उनका दिमाग जो है वो धुंधला हो जाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। अब किस चीज़ की बात करें वो आगे लिखते हैं। आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है। जैसे बुद्धा वाज इनलाइटेंड, बुद्ध को
बुद्धा वॉज इनलाइटेंड नहीं, सिद्धार्थ गौतम वॉज इनलाइटेंड, यानी कि सिद्धार्थ गौतम को बोध हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। तो यही कह रहे हैं हमारे लेखक कि जब भी वो फिल्म देखते हैं तो फिल्म ऐसा होता है कि उनको समझ में नहीं आता है फिल्म। तो जब फिल्म समझ में नहीं आता है तो अपने बगल में पत्नी जो बैठी रहती है, हर 2 से 3 मिनट में वो अपने पत्नी की तरफ जो है मतलब समझने के लिए मुड़ते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि फिल्म में क्या चल रहा है। अब आगे हमारे लेखक लिखते हैं आई विस्पर, यानी कि हमारे लेखक जो है अपनी पत्नी के कान में फुसफुसा करके पूछते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं तो आप चिल्ला के तो बात नहीं कर सकते हैं, तो उनको कान में फुसफुसाते हैं, क्या इज़ दिस द सेम गर्ल एज वन वी सॉ एट द बिगनिंग, क्या ये वही लड़की है जो हमने शुरुआत में देखी थी। तो हमारे लेखक जो है फिल्म के बारे में पूछ रहे होते हैं अपनी बीवी से। उनको स्क्रीन पर एक लड़की दिख रही होती है और वो अपनी बीवी से पूछ रहे हैं कि जो ये अभी स्क्रीन पर लड़की दिख रही है, क्या ये वही लड़की है जो फिल्म के शुरुआत में थी। और फिर आगे लिखते हैं एंड सी विस्पर्स बैक, यानी कि उनकी पत्नी जो है जवाब देती है, क्या जवाब देती है, नो, नहीं, ये वही लड़की नहीं है जो आप फिल्म के शुरुआत में देखे थे। देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। अ टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी सुनहरे बालों वाली, एक शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक नाटी सुनहरे बालों वाली, अ मीडियम साइज्ड ब्रूनेट, एक अच्छी खासी लंबाई वाली काले बालों वाली औरत। कॉल देम ए बी एंड सी, उन तीनों को आप ए बी और सी इन नामों से पुकारें, क्योंकि हमारे हीरो को जो है उन सबका नाम याद, हमारे जो लेखक हैं उनको जो है तीनों हीरोइनों, फिल्म के अंदर 3 हीरोइन हैं और तीनों हीरोइन का नाम याद नहीं हो रहा है। तो उनकी बीवी जो है उनको बोलती है कि आपको तीनों हीरोइनों का नाम याद नहीं हो पा रहा है, तो आप एगो को बोलिए ए, एगो को बोलिए बी, एगो को बोलिए सी। तो इस तरह से जो है उनकी बीवी समझाने लगती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 फोटो लगा के रखे हुए हैं, एना दी एरमेस और सिडनी स्विनी। तो ये आपको ऐसे ही नहीं लगा दिया हूँ, ये ब्लॉन्ड और ब्रूनेट को समझाने के लिए लगाया हूँ। आगे देखिए क्या है, ये है ब्रूनेट यानी कि काले बालों वाली, ये है ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाली। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। वर्ड मीनिंग आप जो है एक एक करके पढ़ते जाइए, स्क्रीन पॉज कर करके। अगर छूट गया हो तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद दोबारा से चालू करिएगा और हर एक स्लाइड में जो जो वर्ड मीनिंग है एक बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। द हीरो इज़ द मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स। अब उसकी बीवी, अब हमारे लेखक की बीवी जो है वो हमारे लेखक साहब हचिंसन साहब को बता रही होती है कि जो आदमी घर के अंदर घुसते समय अपना टोपी उतारता है वही आदमी हीरो है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर। अब बताती है उसकी पत्नी कि वो पहले बी के साथ प्यार में पड़ेगा, फिर सी के साथ प्यार में पड़ेगा, फिर ए के साथ प्यार में पड़ेगा। इस तरह से उसकी बीवी समझाती है हमारे हीरो को। और हमारे इस हीरो को जो है, क्योंकि कहानी तो समझ में आ नहीं रहा था सिनेमा हॉल में, क्यों सिनेमा हॉल में चीज़ें जो है बहुत तेज़ी तेज़ी से सीन बदल रहे हैं, अभी ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, और हमारा लेखक ठहरा मंदबुद्धि, धीमा दिमाग वाला, तो उसको तो अपनी बीवी से बार बार पूछना पड़ रहा था, तो उसकी बीवी समझा रही थी। अब यहाँ पे इसका बीवी जो है उसका समझाना ख़त्म, ये कोटेशन मार्क लग गया है ना, कोटेशन मार्क मतलब कि किसी का भी जो स्पीच है वो बंद हो गया। अब आगे हमारे लेखक लिखते हैं ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, यानी कि उसकी जो पत्नी है वो अपने दिमाग को जो है हाई गियर यानी कि तेज़ी से चलाने के लिए ट्रेन कर चुकी है। ट्रेन मतलब क्या होता है, ट्रेन मतलब होता है प्रशिक्षित कर लेना, उस चीज़ का आदत डाल लेना, उस चीज़ को सीख लेना,
यानी कि वो अपना दिमाग को तेज चलाना सीख चुकी है। थ्रू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब होता है असल में, यानी कि यहाँ पे हमारे लेखक कह रहे हैं हालांकि असल में उसका दिमाग जो है धीमा भी चल सकता है। अदर गियर्स मतलब क्या हुआ कि वो गाड़ी में तो बहुत सारे गियर होते हैं। फर्स्ट गियर में गाड़ी धीमा चलता है, सेकंड गियर में और तेज, थर्ड गियर में और तेज, फोर्थ गियर में और तेज, फिफ्थ गियर में और तेज, सिक्स्थ गियर में और तेज। तो ये कह रहे हैं कि उसकी बीवी का दिमाग जो है वो सिक्स्थ गियर में चलना सीख चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिफ्थ गियर और फर्स्ट गियर सेकंड गियर में नहीं चल सकता है। तो वही कह रहा है कि उसकी बीवी का दिमाग धीमा भी चल सकता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो तेज भी चल सकता है। तो हमारे लेखक बताना चाह रहे हैं कि वो समय के हिसाब से ढल चुकी है, कि अभी का समय का मांग है जिस हिसाब से कि जब दिमाग को तेज चलाना हो वो तेज चलाएगी, और जब दिमाग को तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है तो वो धीमा अपना आराम से काम दिमाग को चलाएगी। अब आगे हमारे लेखक लिखते हैं, बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ। अब हमारे लेखक कहते हैं कि मेरा कहना तो ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सिनेमा में बैठे हुए अधिकतर लोग हैं, अब लोगों को वो जो है फेलो पेशेंट्स कहते हैं। फेलो पेशेंट्स मतलब हो गया कि मेरे साथी मरीज़। अब आप हॉस्पिटल जब जाते होंगे, अगर अगर कोई आदमी आप एडमिट हैं तो आपके बगल में जो एडमिट होता है उसको कहा जाता है फेलो पेशेंट। तो ये क्या, उसी तरह जो है सिनेमा हॉल को एक हॉस्पिटल की तरह वो बता रहे हैं अपने इस लेख में, और जितने भी लोग वहाँ पे फिल्म देख रहे हैं उनको अपने फेलो पेशेंट की तरह बता रहे हैं कि सब जो है एक साथ जो है बैठे हुए हैं। तो कह रहे कि मेरा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सिनेमा में बैठे हुए अधिकतर लोग हैं वो इतना तेज सोच लेते हैं टू कीप अप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंज ऑफ सीन्स एंड एक्शन, ताकि वो एक लय में आ सके, आराम से लय बना सके, जो सिनेमा की कहानी के साथ, फिल्म के कहानी के साथ आराम से लय बना सके। उतना तेज जो है अधिकतर लोग सोच लेते हैं, उतना उतना तेज अधिकतर लोग दिमाग चला पाते हैं। अब बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये लेखक किस परिस्थिति में है अगर ये समझना है तो 2 से 3 फिल्म मैं आपको बताता हूँ, वो आप लोग देखिएगा, और फिर आपको जो अनुभूति हमारे लेखक साहब को हो रही थी वही अनुभूति आपको होगी। पहला फिल्म आप देखिएगा इंटरस्टेलर, दूसरा फिल्म आप देखिएगा इंसेप्शन, तीसरा फिल्म आप देखिएगा ओपेनहाइमर। और ये तीनों फिल्म जब आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हमारा लेखक किस परिस्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि वो फिल्में भी इसी तरह से हैं कि आपको उन फिल्मों को देखने के लिए एक एक सीन को बारीकी से देखना पड़ेगा, एक एक बार डायलॉग को बारीकी से सुनना पड़ता है, और एक फिल्म को कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ता है, तब जाके आपको वो फिल्में अच्छे से समझ में आती है। और वो कह रहा है कि अधिकतर लोग जो सिनेमा हॉल में बैठे हैं उनका दिमाग इतना तेज काम करता है कि वो उतना गौर से सुन सकते हैं, उतना गौर से देख सकते हैं, जिससे वो कहानी को आराम से समझ सके। कंफर्टेबली मतलब आराम से, ऐसा नहीं कि उनको फिल्म देखते समय बहुत ही दिमाग लगाना पड़ रहा है और वो पसीना गिर रहा है माथे से, ऐसा नहीं है, उनको आदत हो गई है इस चीज़ में, वो कंफर्टेबल हैं। अब आगे लिखते हैं, एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और इससे यह सिद्ध होता है, देयर यू हैव अ माइंड विच दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो। अब इससे ये साबित होता है कि आज के समय में हमारे पास ऐसा दिमाग है जो कि इतना तेज सोचता है जितना 30 साल पहले लोग नहीं सोच पाते थे। Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays
माइट नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। ऐसा इसलिए हो सकता है कि शायद जो लोग आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में तेज ना सोचे, उनको दोबारा कभी सोचने का मौका ही ना मिल सके। एक गहरी बात के साथ हमारे लेखक इस चैप्टर का स्वाहा कर देते हैं। अच्छा चैप्टर था। एक बार फिर से पहले स्लाइड से मैं एक बार आपको स्किम थ्रू करवा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो हमारे लेखक जो है, सबसे पहला प्रसंग शुरू होता है डबलिन में, जब वो एक नाटक देख रहे होते हैं, जिसमें वो उस नाटक के ज़रिए वो पता लगाते हैं कि आयरलैंड के लोग जो है वो जीवन की गहरी सच्चाइयों को किस तरह से एरोप्लेन से जोड़ करके जो है समझते हैं। अब आगे वो लेखक अपने विचार बताते हैं कि उनको जो है तेज़ रफ्तार से दिक्कत नहीं है, उनको तेज़ रफ्तार पसंद है, गाड़ियों से चलना पसंद है, हवाई जहाज़ों से चलना पसंद है। उनको रफ्तार से दिक्कत उस समय हो जाती है जिस समय लोगों को भेड़ बकरियों की तरह तेज़ काम करने के लिए बोला जाता है, उनको मशीनों की तरह तेज़ चलने के लिए कहा जाता है, उनको इंसान समझा ही नहीं जाता है। हमारे लेखक बताते हैं कि वो भी धीमा दिमाग वाले आदमी हैं और उनका दिमाग जो है, अगर उनका दिमाग का जांच होगा, उनका कोई आईक्यू टेस्ट होगा तो उनको सबसे कम मार्क्स आएगा। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग धीमा काम करता है और ये सारे टेस्ट जो है दिमाग की गति को नापते हैं। अब आगे हमारे लेखक कहते हैं कि जिनका दिमाग आज के समय में धीमा चलता है, उनको रोजी रोटी चलना भी मुश्किल है। और रोजी रोटी तो अलग बात है, उनको मनोरंजन मिलना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आजकल सिनेमा में फिल्में ऐसी बनने लगी है जिनको समझने के लिए आपको अटेंशन देना पड़ेगा। अटेंशन मतलब ध्यान केंद्रित करके एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा उस सिनेमा को, जिसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। और अधिकतर लोग आज के समय में हैं जो उतने ध्यान से फिल्म देख लेते हैं, वो भी आराम से, जिससे ये साबित होता है कि अभी के समय में हम लोगों के पास ऐसा दिमाग है जो कि इतना तेज़ काम करता है जितना आप 30 साल पहले के लोगों में नहीं काम करता था। ऐसा इसीलिए हो सकता है शायद कि जो लोग तेज़ ना सोचते हों, उनको आगे चलकर कभी सोचने का मौका मिले ही ना। क्या पता वो ज़िंदगी जी ही नहीं पाए, वो उनका रोजी रोटी ही ना मिल पाए, क्योंकि अगर तेज़ नहीं सोचेंगे तो रोजी मिल ही नहीं पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जो तेज़ ना सोच पाते हैं वो शायद कभी जीवन में आगे कभी सोचने का उनको मौका दे ही ना पाए कोई। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो मुझे बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में।